अध्याय 12। महल में पहरेदार की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन शांत रात में यह अभी भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। थिनर ट्रुक जल्दी से हाय हुआ महल के द्वार में प्रवेश किया। शरद ऋतु की रात काफी ठंडी थी, लेकिन उसके माथे से पसीना अभी भी बह रहा था क्योंकि वह बहुत तेज चल रहा था। महल की दूसरी नौकरानियों और खोजों ने उसे इतना घबराया हुआ देखा, किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। सभी को बेचैनी महसूस हुई, न जाने क्या हुआ। यह देखकर कि भीतरी कमरे में रोशनी अभी भी जल रही थी, थिनर ट्रुक ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर आई, उसने देखा कि ट्रांग लैक येन आराम करने चला गया था। वैंटिज पर्दा नीचे कर रही थी। थिनर ट्रुक को अंदर आते देख उसके चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। उसने फिर से पर्दा उठाया। क्या बात है गुरुजी? तिनन गो कैक से ओंग टैन अभी अभी चले गए, थिनर ट्रुक ने चौंकते हुए कहा। इस समय तिना नोक कैक अराजकता में है। जिंग्यू मंडप के वांग टैन? ट्रांग लैक येन उठकर बैठ गया और संदेह से पूछा, क्या ओंग टैन पहले ही ठीक नहीं हो गया है? कुछ दिन पहले मैंने उसे बाहर घूमते देखा था, वह क्यों गायब है? यह नौकर बहुत स्पष्ट नहीं है। मैंने केवल तिना नोक कैक के नौकर से सुना है कि पिछले 2 दिनों में ओंग टैन बेचैन और चिंतित रही है, और अब वह चली गई है। ट्रांग लैक येन भौचक्का, बेचैन और चिंतित था। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक यह चला गया। क्या वास्तव में कोई और कारण नहीं था? ओंग टैन काफी समय से बीमार थी और सम्राट के पक्ष में नहीं थी। उसके मायके के परिवार के पास कोई शक्ति नहीं थी। भले ही उसकी मौत के बारे में कुछ अजीब हो, मुझे डर है कि सम्राट थान तुयेन किसी को भी जांच के लिए नहीं भेजेंगे। महारानी के लिए वह इस मामले में अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं करेगी। क्या महाराज और महारानी के पास कोई आदेश है? ट्रांग लैक येन ने गहरी सांस ली। हालांकि उसका और ओंग टैन का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन यह सुनकर कि इस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई, उसे अभी भी ठंड लग रही थी। कियानझेंग पैलेस में नपुंसक गांवों ने सम्राट के मौखिक आदेश को पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि सब कुछ महारानी डोवगर के हाथों में है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि कंसोर्ट वांग कई सालों से महल में है। सम्राट ने विशेष रूप से कुलीन उपपत्नियों के लिए आरक्षित अनुष्ठानों का उपयोग करके अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी है। थिनर ट्रुक लंबे समय से महल में थी। वह कैसे नहीं देख पाई कि ओंग टैन की मौत अजीब थी? हालांकि सम्राट ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ओंग टैन को इस तरह अन्यायपूर्ण तरीके से मरना पड़ा। एक रखैल के लिए शिष्टाचार। ट्रांग लैक येन ने कंबल को थोड़ा ऊपर खींचा, स्टैंड पर टिमटिमाती मोमबत्ती को देखते हुए। इस हरम में अवांछित उपपत्नी को ऐसा दयनीय अंत प्राप्त होगा, यहाँ तक कि मृत्यु भी कई लोगों को चिंतित नहीं करेगी। जैसे सड़क के किनारे एक जंगली फूल बिना किसी को पता चले मुरझा जाता है। यदि सम्राट का ऐसा आदेश है, तो आइए हम नियमों का पालन करें और अपना सम्मान दें। हाँ। थिनर ट्रुक थोड़ा नीचे झुका। वैंटिज एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने पर्दा नीचे कर दिया, जिससे कमरे में मोमबत्ती की पीली रोशनी अवरुद्ध हो गई। ट्रांग लैक येन मखमली गद्दे और ब्रोकेड कंबल पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। मास्टर, क्या आप सभी मोमबत्तियां बुझाना चाहेंगे? पर्दे के बाहर वांटिज ने धीरे से पूछा। दरवाजे के पास एक मोमबत्ती छोड़ दो। ट्रांग लैक येन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा। हाँ। युनशी और टिंगझू ने एक दूसरे को देखा, दूसरी मोमबत्तियां बुझाईं और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। सुबह जल्दी उठकर जुआंग लोयान ने हल्के रंग की पोशाक चुनी और बहुत ज्यादा भड़कीले गहने नहीं पहने। हालांकि यह सादा नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि जब कंसर्ट वांग अभी अभी गई थी,
तो दूसरे लोग उसे विस्तृत और रंगीन कपड़ों में सजे हुए देखें। जिंगयांग पैलेस में पालकी में बैठकर पहले आई हुई रखैलों के चेहरे को देखकर, हालांकि वे अभी भी सामान्य थी, वे पहले की तरह चमकदार नहीं थी। इसके अलावा वे सभी साधारण कपड़े पहने हुए थीं। यह स्पष्ट था कि कंसर्ट जिन लियांग की गलतियां अभी भी उनके दिलों में गहराई से उकेरी गई थी। कुछ ही समय बाद काफी सारी रखैलें आ गईं और कंसर्ट वांग का जिक्र करते समय उन्होंने सभी ने खेद व्यक्त किया, पूरी तरह से भूल गई कि उन्होंने कंसर्ट वांग के साथ पहले ज्यादा बातचीत नहीं की थी। पुण्यवान उपपत्नी आ गई है। जियांग जियान किन और वांग किन के साथ होने के बारे में सोचते ही यहाँ बैठे सभी लोगों के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आ गया। आखिरकार यहाँ किसी की मौत हुई थी, इसलिए वे सभी खुद को कुछ हद तक बदकिस्मत महसूस कर रहे थे। आपकी उपपत्नी रानी को नमस्कार करती है। तुंग हियन तान थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखें अंधेरी थी, मानो वह पूरी रात सोई नहीं हो। महाराज, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। महामहिम वांग और मैं एक ही जगह रहते हैं। आप कल रात महामहिम के लिए सब कुछ संभालने में व्यस्त रहे होंगे और ज्यादा आराम नहीं कर पाए होंगे। कृपया बैठ जाइए। रानी के चेहरे पर हमेशा की तरह भाव बने रहे और उन्होंने खोजे को आदेश दिया कि वह उपपत्नी तुओं के बैठने के लिए रेशम से ढका एक स्टूल लेकर आए। उपपत्नी जियांग और उपपत्नी वांग में एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं हैं। कृपया अपने दुख को दबाए। येंग क्वी टैन ने विनम्रता से सलाह दी। ओंग टैन और हम सभी बहनें हैं। येंग क्वी टैन को भी अपना दुख दबाना होगा। जियांग जियान किन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें सीधे यान गुई किन की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में उदासीनता के अलावा कुछ नहीं था। यान गुई किन के हाव भाव बदल गए। उसने जियांग जियान किन को घूर कर देखा और कुछ और नहीं कहा। माहौल अचानक कठोर हो गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर चुप रहने वाली जियांग जियान किन ऐसा कुछ कहेगी। कुछ लोग तो इस बात से भी खुश थे कि यान गुई किन का चेहरा उतर गया। वे सभी अपना सिर नीचे करके थोड़ा सा उपहास में मुस्कुराए। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर ऊपर उठाकर यहाँ बैठे लोगों की ओर देखा, कुछ नहीं कहा। महाराज की कृपा सागर जितनी महान है। आप वोंग टैन को कुलीन रखैलों के लिए आरक्षित रीति रिवाजों के साथ दफनाने की अनुमति देते हैं। स्वर्ग में ओंग टैन की आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिलेगी। शाही उपपत्नी थुक ने धीरे से कहा। किसी ने भी उसकी बातों का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने यह कहने की हिम्मत की हो कि सम्राट पर्याप्त अच्छा नहीं है? ट्रांग लेक येन को इस तरह की गपशप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कैना ओंग पैलेस से निकलने के बाद वह पालकी पर नहीं चढ़ना चाहती थी, बल्कि कुछ महल की नौकरानियों और किन्नरों के साथ शाही बगीचे में ही घूमती थी। हरम में रहने वाली महिलाओं का यही हश्र होता था। वे कम उम्र में ही अपना जीवन समाप्त कर लेती थीं। उन्हें दफनाने के लिए न तो बड़ा और न ही छोटा कोई पद दिया जाता था और उन्हें शाही परिवार की अपार कृपा की प्रशंसा करनी होती थी। ट्रांग लेक येन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा, उपन्यासों में महिला नायकों के मन में अभी भी प्रेम और रोमांस के बारे में सोचने की भावना क्यों होती है? शाही उद्यान से गुजरते हुए अचानक सामने से ताली की आवाज सुनाई दी। यह जानते हुए कि सम्राट शाही राजदंड का उपयोग करके इस ओर आ रहा है, ट्रांग लेक येन ने अपनी आंखें खोलीं, अपना सिर झुकाया और एक तरफ खड़ी हो गई। सौभाग्य से शरद ऋतु की धूप बहुत कठोर नहीं थी। फोंग कैन शाही गाड़ी पर बैठा था, मूल रूप से इधर-उधर देखने के मूड में नहीं था। अचानक उठा और अपना सिर घुमाया। सड़क के किनारे एक परिचित व्यक्ति को देखा, तुरंत अपना हाथ हिलाया। शाही गाड़ी रुक गई। भर्ती? फोंग कैन ने अपना सिर झुकाया और ट्रांग लेक येन को सीधा खड़ा होने दिया। रानी के घर से वापस हाल ही में
फोंग कैन राजनीति में व्यस्त हो गया है, इसलिए वह शायद ही कभी उपपत्नी के कार्डों को पलटता है। उसने कुछ दिनों से ट्रांग लेक येन को नहीं देखा है। अब उसे धूप में सरल और सादा खड़ा देखकर वह प्रसन्न होता है। महाराज, मैं अभी रानी के घर से निकला हूँ। ट्रांग लेक येन ने सावधान रहने का नाटक किया और चुपके से सम्राट की ओर देखा, फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, फोंग कैन ने सिर हिलाया और अचानक कहा, तो फिर जल्दी से हाय हुआ महल में वापस मत जाओ, कपड़े पहनने के लिए शाही अध्ययन कक्ष में जाओ। हालांकि यह कहा जाता था कि हरम को राजनीतिक मामलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। हरम की रखैले स्याही पीसने के लिए शाही अध्ययन कक्ष में जा सकती थी, लेकिन क्योंकि सम्राट थान तुयेन शायद ही कभी रखैलों को बुलाते थे, इसलिए यह मामला काफी खास हो गया। हरम इतना बड़ा था, इतने सारे लोग थे, केवल शाही कुलीन पत्नी थुक और शाही पत्नी तू को ही यह सम्मान मिला था और उनका दर्जा काफी ऊंचा था। और आज शाही पत्नी चियू भी थी। कुछ ही दूरी पर निचले दर्जे की कई रखैलें थीं, जो प्रशंसा से देख रही थी, कभी कभी अपना सिर झुकाती थी और कुछ शब्द फुसफुसाती थी। वह ध्यान आकर्षित करने के लिए तरकीबें अपनाना जानती है। तू नगीतो ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक वाक्य बुदबुदाया। थुक क्वी ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, फिर पालकी ले जाने वाले हिजड़े को चलते रहने को कहा, लेकिन उसकी नज़र थोड़ी ठंडी हो गई थी। मैक वास्तव में सिर्फ स्याही पीसता है और शाही अध्ययन में सम्राट के लिए चाय बनाता है। कोई अन्य कार्य ऐसा नहीं है जो सीमाओं से परे जाता हो। फोंग कैन एक भरोसेमंद और उचित सम्राट है। यह विश्वसनीय था क्योंकि वह गंभीर काम और मौज मस्ती के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता था। उसकी नज़र में महिलाएं सिर्फ मनोरंजन थी। आम तौर पर उन्हें खिलौना माना जा सकता था, लेकिन जब काम की बात आती थी, तो महिलाएं सिर्फ सजावट की वस्तुएं होती थीं। उनका होना या न होना ठीक था। कम से कम ट्रांग लेक येन इतने लंबे समय से शाही अध्ययन कक्ष में थी और फिर भी उसने इस सम्राट को उस पर कोई स्नेह भरी नजर डालते नहीं देखा था। महामहिम, न्याय मंत्रालय के मंत्री आपसे मुलाकात का अनुरोध करते हैं, काओ डुक ट्रुंग ने अंदर आकर धीमी आवाज में घोषणा की। ट्रांग लेक येन ने यह सुना और फोंग कैन की ओर देखा। यह देखकर कि वह इस्टो लॉर्ड से मिलने का इरादा रखता है, उसने अपने आप ही अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी और पर्दे के पीछे के भीतरी कमरे में चली गई। उसे अंदर आने दे। फोंग कैन ने स्मारक को एक तरफ फेंक दिया, स्क्रीन पर नजर डाली और शांति से कहा, लॉर्ड टो, कार्मिक मंत्रालय के मंत्री, मुझे आश्चर्य है कि क्या उनका शाही उपपत्नी थुक के साथ कोई संबंध है। ट्रांग लेक येन ने कमरे में चारों ओर देखा। अंदर का फर्नीचर बहुत ही उचित था, आलीशान या बहुत सुंदर और नाजुक नहीं। यह एक सम्राट जैसा लग रहा था, बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं। बाहर से धीमी धीमी बातें करने की आवाज अंदर आ रही थी। ट्रांग लेक येन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे पता था कि ये चीजें कोई दिलचस्प नहीं थी। लेकिन अचानक एक नाम उसके कानों में पड़ा, ट्रांग थान ची। क्या यह बड़े भाई ट्रांग लेक येन का नाम नहीं है? उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि मंत्री तो उसके भाई पर आरोप लगा रहे हैं। महामहिम, आपने जो कहा है उसके लिए क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? फोंग कैन ने शांति से नीचे घुटनों के बल बैठे टो खोंग लैन को देखा, जो धीरे धीरे स्मारक को बंद कर रहा था, जिससे यह बताना असंभव हो गया कि वह दूसरे पक्ष के एकतरफा शब्दों पर विश्वास करता है या नहीं। मैं लॉर्ड ट्रांग के बारे में बुरा बोलने का साहस नहीं कर सकता। खोंग लैन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, देखा कि सम्राट अभी भी शांति से उसकी ओर देख रहा है। फिर उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसके माथे से पसीना बह रहा था। मुझे पता है, मैं इस मामले की जांच के लिए किसी को भेजूंगा,
आप अभी जा सकते हैं। मैं विदा लेता हूँ। बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। ट्रांग लैक येन आधे घंटे से अधिक समय तक भीतरी कमरे में चुपचाप बैठी रही। उसके बाद एक हिजड़ा अंदर आया और उसे सेवा जारी रखने के लिए बुलाया। जब वह बाहर गई तो फोंग कैन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, जैसे कि ट्रांग थानची, जिसका अभी उल्लेख किया गया था, वह उसका भाई नहीं था और आरोप लगाने वाला शाही उपपत्नी थुक का भाई नहीं था। ट्रांग लैक येन का दिल आश्चर्य से उछल पड़ा। इतने गहरे और अप्रत्याशित दिमाग वाला सम्राट सबसे भयानक व्यक्ति था। उसने सोचा था कि सम्राट जानबूझकर लाल इकट्ठा करना और सुगंध जोड़ना कार्य क्यों करना चाहता था, और यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुना जो उसके जैसे कविता और साहित्य में पारंगत नहीं था। यह उस मामले की वजह से निकला। हांग इकट्ठा करना और सुगंध जोड़ना। हांग इकट्ठा करना एक खूबसूरत महिला को संदर्भित करता है जो भव्य कपड़े पहने हुए है। यह वाक्यांश एक आनंद को संदर्भित करता है। रात में एक खूबसूरत महिला के साथ किताबें पढ़ना, उसके लिए धूप जलाना। हालांकि क्या इस बार सम्राट की कार्रवाई ट्रांग परिवार को चेतावनी देने के लिए थी या ट्रांग परिवार और तो परिवार के बीच संघर्ष को भड़काने के लिए? हालांकि ट्रांग लैक येन के पास भी कुछ तरकीबें थीं, लेकिन उसे एक बार भी राजनीतिक तरकीबें आजमाने का आत्मविश्वास नहीं था। जब वह बाहर निकली तो ट्रांग लैक येन ने सम्राट की ओर देखा, जो अभी भी सामान्य भाव में था, थोड़ा भ्रमित और अजीब भाव प्रकट करते हुए। महाराज, हाल ही में महल में एक नया शाही रसोइया आया है जो शूचुआन व्यंजन बनाने में माहिर है। मेरी उपपत्नी को हमेशा स्वादिष्ट भोजन पसंद रहा है, इसलिए चलो आज मेरे साथ खाना खाते हैं। फोंग कैन ने हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह ट्रांग लैक येन की उलझन को नहीं देख पा रहा था और उसने अपने हाथ में मौजूद स्मारक को एक तरफ रख दिया। ट्रांग लैक येन झुक गया। मैं इनाम के लिए महामहिम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शाही अध्ययन कक्ष में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। शूचुआन क्षेत्र में साल भर नमी रहती थी, इसलिए ज्यादातर व्यंजन मसालेदार और तीखे थे। सौभाग्य से ट्रांग लैक येन को पेशेवर हॉट पॉट खाने की कक्षा में प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा महल के व्यंजन सम्राट के पेट के लिए भी विचारशील थे, इसलिए वे बहुत मसालेदार नहीं थे। फोंग कैन ने उस महिला को देखा जो आज्ञाकारी रूप से खा रही थी। उसकी प्रतिक्रिया ने उसे बहुत संतुष्ट कर दिया। वह बहुत होशियार नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने परिवार के मामलों को उसके मूड को खराब नहीं करने देगी। बहुत अच्छा। शाही महल में प्रवेश करने के बाद निश्चित रूप से किसी को यह सोचना चाहिए कि वह सम्राट का व्यक्ति है। एक उपपत्नी जो केवल अपने मायके के परिवार की देखभाल करना जानती है, चाहे वह कितनी भी सुंदर और बुद्धिमान क्यों न हो, वह उसका ज्यादा पक्ष नहीं ले पाएगा। इस दुनिया में पुरुष और महिलाएं सभी ऐसे ही स्वार्थी हैं। पुरुष हमेशा चाहते हैं कि महिलाएं पूरे दिल से उनकी ओर मुड़े, और महिलाएं हमेशा चाहती हैं कि पुरुष उनके लिए पूरे दिल से मेहनत करें। दुर्भाग्य से इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं है। फोंग कैन एक सम्राट है, एक खास आदमी है, उसके पास दूसरे पुरुषों से ज्यादा है, जाहिर है उसकी मांगें भी ज्यादा होंगी। ट्रांग लैक येन इस तरह के आदमी के विचारों को बहुत अच्छी तरह से समझती है, इसलिए उसके सामने वह खुशी से दिखाती है कि उसके दिल में सम्राट परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह यह भी समझती है कि अगर फोंग कैन उसे टो परिवार से ये बातें सुनने देता है, तो कम से कम निकट भविष्य में उसका ट्रांग परिवार को छूने का कोई इरादा नहीं है। रखेल होने का यह काम व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन यह मानसिक रूप से थोड़ा थका देने वाला है। बॉस बहुत अप्रत्याशित है। उसने केवल स्वीकार्य स्तर हासिल करने की पूरी कोशिश की। फोंग कैन संतुष्ट था। उसका मूड स्वाभाविक रूप से खुश होगा।
और चूंकि वह खुश था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उस रात अपनी सेवा करने के लिए ट्रांग लैक येन को महल में रखा। सम्राट द्वारा चियू सुंग नगी को अपनी सेवा के लिए बुलाने और उसे शाही भोजन साझा करने का इनाम देने की कहानी पूरे महल में फैल गई थी, जिससे वह उस रात उसकी सेवा करने के लिए रुक गई थी। कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ उदासीन थे, लेकिन उस रात हरम में माहौल किसी भी अन्य दिन की तरह सामान्य था। दूसरे पहर के बाद ट्रांग लैक येन ने अपनी आंखें खोलीं और उठने ही वाली थी कि एक हाथ ने उसे नीचे दबा दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज, मुझे अगले कमरे में जाना चाहिए। उपपत्नी के रूप में यदि सम्राट द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, तो सम्राट के महल में सेवा करने के बाद किसी को ड्रैगन बिस्तर पर सोने की अनुमति नहीं होती है। कोई जरूरत नहीं, सो जाओ। फोंग कैन ने ट्रांग लैक येन के लिए कंबल खींचा। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी नींद भरी थी। कल सुबह मुझे अभी भी अदालत में पेश होना है, अब और हिलना मत। ट्रांग लैक येन ने सम्राट की ओर देखा, जिसके सामने अब कोई शाही आभा नहीं थी। धीरे से हाँ कहा और चुपचाप लेट गई। इस तरह का मौसम उन्हें एक साथ सोने के लिए मजबूर करना वास्तव में यातनापूर्ण था। उसने कंबल के एक कोने को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, ध्यान से सम्राट के लिए इसे टक किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही ट्रांग लैक येन ने अपनी आंखें बंद की, फोंग कैन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। अगर ट्रांग लैक येन ने इसे अब देखा, तो वह निश्चित रूप से चिल्लाएगी, यह एक रोमांस उपन्यास में पुरुष प्रधान की जटिल आंखें हैं। आंखें खोलते ही बादलों में खेलता हुआ सुनहरा ड्रैगन पैटर्न चमक उठा, जिससे ट्रांग लैक येन का अभी भी धुंधला दिमाग तुरंत जाग गया। यह सम्राट का शयन कक्ष था। उसने पलकें झपकाईं और अपने बगल में लेटे हुए व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ी। इस समय उसके बगल वाले व्यक्ति ने भी अपनी आंखें खोलीं। चार आंखें एक दूसरे को प्यार से देखती हैं का कोई रोमांटिक दृश्य नहीं था, क्योंकि आंखें बहुत शांत थीं, बिना किसी लहर के, जिससे ट्रांग लैक येन यह देखने में असमर्थ था कि उनमें कोई भावना थी या नहीं। महाराज, ट्रांग लैक येन मुस्कुराई। उसकी आंखें एक लड़की की संतुष्टि और खुशी से भरी थी, जो अभी अभी अपने प्रेमी के साथ रात के लिए सोई थी। क्या कल रात तुम अच्छे से सोए? फोंग कैन उठकर बैठ गया। पर्दे के बाहर महल की नौकरानियां और हिजड़े एक के बाद एक आकर उसे कपड़े और जूते पहना रहे थे। ट्रांग लैक येन ने उसकी पीठ की ओर देखा। पहले तो मुझे लगा कि मैं सो नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर मैं बहुत अच्छी तरह सो गया। वास्तव में फोंग कैन ने महल की नौकरानी से रेशमी दुपट्टा लिया, उसे अपने सिर पर लपेटा, बिस्तर से उठ रहे ट्रांग लैक येन की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। यह सही है। अपने सिर को कम करते हुए ट्रांग लैक येन ने अपने पैरों के नीचे फर्श की टाइलों को देखा। उसके मुंह के कोने थोड़ा घुमावदार थे। सम्राट वास्तव में अलग था। भूमिका निभाने वाला अभिनेता स्वाभाविक रूप से स्नेहपूर्ण था। जब वह टीवी को देख रहा था, तो वह बहुत ही दयनीय था। तैयार किया गया। इसे छूने से केवल चिकनी और ठंडी महसूस हुई। यह नहीं जानते कि इस सेट को बनाने के लिए कितनी जटिल प्रक्रियाएं हुईं। ऐसा लग रहा था कि उसके पास टीवी पर पहले से ही प्राचीन पोशाक के नाटकों को पसंद नहीं करने का एक कारण था। उल व्यवहार। लेकिन तरंग लैक येन को विश्वास नहीं था कि वह नहीं जानती थी कि उसका परिवार तरंग परिवार से निपटने की कोशिश कर रहा था। यह महिला वास्तव में धैर्यवान और गहरा था। आज आसमान थोड़ा उदास है। ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। ट्रांग लैक येन ने भौहें सिकोड़ी। इस मौसम में बहुत नमी और ठंड है। यह असुविधाजनक है। क्या हुआ, कंसोर्ट चिएऊ? आप इतनी सुबह सुबह क्यों उदास हैं? माँ टिप डू धीरे से पास आई, अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और पूछा, क्या मेरी बहन ने सम्राट को नाराज कर दिया?
शौकिया लोग हमेशा अनुमान लगाना पसंद करते हैं, है ना? ट्रांग लेकयेन मुस्कुराई। जब माँ टिपडू ने सोचा कि ट्रांग लेकयेन इस मामले में उदासीन है, तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। मुस्कान जल्दी से उसके होठों से गायब हो गई। तुम्हारी जैसी छोटी उपपत्नी को सम्राट और मेरे बीच के मामले में पूछताछ करने का अधिकार किसने दिया? हरम के मामलों का प्रबंधन रानी द्वारा किया जाता है। इसमें किसी उपपत्नी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वह वास्तव में कोई शिष्टाचार नहीं जानती है। माँ टिपडू का चेहरा सख्त हो गया। अचानक उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन यह देखकर कि कुछ अन्य रखैले खड़ी होकर देख रही थी, वह अपना अभिमान दूर नहीं कर सकी और उसने अपनी आवाज सख्त कर ली। या शायद मैंने सही अनुमान लगाया तो चियो सुंग नगी बहन इतनी शर्मिंदा है कि वह गुस्से में है। बेशर्म, रखेल माँ बिना किसी शिष्टाचार के बोलती है। हालांकि मेरा दर्जा ऊंचा नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसी रखेल को अपमानित करना तुम्हारा काम नहीं है, ट्रांग लेकयेन ने ठंडे स्वर में कहा। थिनर ट्रुक, अपना मुंह थप्पड़ मारो। तुम्हारी हिम्मत। माँ टिपडू ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि थिनर ट्रुक का हाथ उसके गाल पर पड़ गया। वह उसे डांटना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी नज़र ट्रांग लेकयेन की ठंडी नज़र से मिली। माँ जी यू, अब चीजें अलग हैं। तुम वाकई बहुत अनियंत्रित हो गई हो। मुझे कठोर होना पड़ेगा। थिनर ट्रुक ने अपना हाथ घुमाया और उसे फिर से थप्पड़ मारा। फिर माँ टिपडू को प्रणाम किया और फिर ट्रांग लेकयेन के पीछे जाकर खड़ी हो गई। क्या अब सब कुछ अलग था? माँ टिपडू ने ट्रांग लेकयेन की बर्फीली आंखों को देखा। उसे उसका रवैया याद आया जब यह व्यक्ति शक्ति खो रहा था। भय और भ्रम ने लगभग उसकी छाती को कुचल दिया, जिससे वह लड़खड़ा गई और लगभग गिर गई। सौभाग्य से पीछे खड़ी महल की नौकरानी ने उसकी पीठ को सहारा दिया ताकि वह दृढ़ रह सके। वापस महल की ओर, ट्रांग लेकयेन ने उसकी ओर दोबारा देखने की जहमत नहीं उठाई और पालकी पर चढ़ गया। राजकुमारी चियो को विदाई। ट्रांग लेकयेन के चले जाने के बाद निचले दर्जे की रखैले, जिन्होंने अभी अभी जो कुछ हुआ उसे देखा, वे सब माँ टिपडू की ओर देखने लगीं। उनकी आंखें उपहास से भरी हुई थी, मानो उन्होंने अभी अभी कोई कॉमेडी देखी हो। ट्रांग टिपडू उसके बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। ट्रांग लेकयेन ने एक छोटी रखैल शब्द कहे और उसे नहीं पता था कि वह माँ टिपडू को डांट रही थी या खुद को डांट रही थी। महाराज, अभी अभी शाही उपपत्नी चियो ने महल की एक नौकरानी को अन्य लोगों के सामने उपपत्नी माँ के मुंह पर थप्पड़ मारने का आदेश दिया है। हुआ नोक को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि चियो सुंग नगी, जो हाल ही में बहुत विनम्र थे, अचानक अभिमानी हो गए। माँ टिपडू हमेशा से नियमों और विनियमों से अनभिज्ञ रही है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि चियो सुंग नगी उसे दंडित करेगी। रानी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। इसके अलावा मैंने सुना है कि कल मंत्री तो ने ट्रांग परिवार की निंदा करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। कल नहीं था। हुआ नोक चौंक गई और उसने सोचा, कल तो चियो सुंग नगी को शाही अध्ययन कक्ष में तैयार होने के लिए नहीं बुलाया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि चियो सुंग नगी आज बुरे मूड में थी। यह माँ टिपडू भी इसी लायक थी। बस समय रहते वह आगे बढ़ी और दीवार से टकरा गई। युवा, लेकिन अभी भी पर्याप्त धैर्य नहीं। रानी ने खिड़की से बाहर देखा। यह कुछ भी नहीं है। अगर माँ जियू ने महल के नियमों का उल्लंघन किया है तो उसे आधे साल का वेतन देकर दंडित करें। हाँ, होआ नगोक ने अपना सिर झुकाया और चली गई। यह माँ उपपत्नी अब पक्षपाती नहीं रही। झोंगजिंग पैलेस पहले से ही उसके साथ गर्मजोशी से पेश नहीं आया था। अब उसे मालिक द्वारा आधे साल के वेतन के साथ दंडित किया गया था। भविष्य में उसका जीवन शायद और अधिक कठिन हो जाएगा। जो लोग इस तरह के समय को नहीं जानते,
उन्हें जल्द ही यह अंत देखने को मिलेगा। दयालु स्वामी के लिए धन्यवाद। आज उसे केवल हल्की सजा मिलेगी। चियू सुंग नगी द्वारा माँ टिपडू के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए किसी को भेजने की खबर बहुत जल्दी पूरे महल में फैल गई। प्रत्येक उपपत्नी के अपने विचार थे। यह बस किसी पर अपना गुस्सा निकालना है। शाही उपपत्नी शू मुस्कुराई, ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने भोजन के बचे हुए टुकड़ों को थान हुआ चीनी मिट्टी के मछली टैंक में छिड़क दिया। सुनहरी मछली को भोजन के डूबने का इंतजार किए बिना खाने के लिए कूदते हुए देखा। उसकी मुस्कान और भी कोमल हो गई। पेटू हमेशा इतने अधीर होते हैं। दोपहर में बारिश शुरू हो गई थी और दोपहर खत्म होने से पहले ही आसमान में अंधेरा छा गया था। काओ डुकट्रुंग और यमदूतों और नौकरानियों ने महल में मोमबत्तियां जलाईं। यह देखकर कि सम्राट अभी भी स्मारक पढ़ रहे थे, वे एक तरफ हट गए और खड़े हो गए। मैंने सुना है कि आज शाही उपपत्नी चिएऊ ने शाही उपपत्नी माँ को दंडित किया है। सम्राट अचानक बोल पड़े। काओ डुकट्रुंग थोड़ा स्तब्ध रह गए, फिर बोले, महाराज, मैंने भी इसे स्पष्ट रूप से सुना है। फोंग कैन मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति में कोई नाराजगी नहीं दिख रही थी। वह आज खुश नहीं है। उसे रुई जियांगयुन हेयरपिन दे दो जो हांग डू देश ने कुछ दिन पहले श्रद्धांजलि के रूप में भेजा था। उसके बाल नरम और चिकने हैं। इस हेयरपिन के लिए सबसे उपयुक्त है। काओ डुकट्रुंग ने चुपके से समझ लिया कि वह कौन है और धीरे से उसकी बात मान ली। एक समझदार उपपत्नी, बहुत ज्यादा षड्यंत्रकारी नहीं, लेकिन सम्राट से बहुत प्यार करने वाली चियू सुंग नगी ऐसी उपपत्नी थी जिसे सम्राट सबसे ज्यादा पसंद करता था। अगर वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करती तो वह बहुत ज्यादा गहरी होती। लेकिन महल की ज्यादातर महिलाएं ऐसी ही थीं। चियू सुंग नगी अभी भी बहुत अनुभवहीन थी। सौभाग्य से सम्राट उसे पसंद करता था, वरना आज इनाम तो दूर की बात है, मुझे डर है कि उसे सजा भी स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे ही काओ डुकट्रुंग पीछे हटने वाला था, सिंहासन की मेज के सामने बैठे सम्राट ने फिर से बात की। माँ जियू के शब्द और कार्य लापरवाह थे और उन्होंने अपने वरिष्ठों को नाराज कर दिया। चेतावनी के तौर पर उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पदावनत कर दिया गया। हाँ, काओ डुकट्रुंग ने अपना सिर उठाकर सम्राट की ओर देखा, यह देखकर कि उसके पास आगे कोई निर्देश नहीं है। वह चुपचाप बाहर चला गया। अगले दिन ट्रांग लैकयेन रानी का स्वागत करने के लिए कैनाओंग महल में गई। जैसे ही वह महल के द्वार पर पहुंची, उसकी मुलाकात उसके साथ आई हुई कई निम्न श्रेणी की रखैलों से हुई। उन्होंने ट्रांग लैकयेन को देखा, तुरंत आगे बढ़कर उसका अभिवादन किया। उनका रवैया पहले से अधिक सम्मानजनक था। बहनों, इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब बहनें हैं। ट्रांग लैकयेन पालकी से उतरीं और उस व्यक्ति को खड़ा होने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। पहली नज़र में वे बहुत ही मिलनसार और विनम्र दिखीं, लेकिन यहाँ मौजूद हर किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यह चिएऊ सुंग नगी वास्तव में उतनी ही मिलनसार थी जितनी वे दिख रही थी। बहन चिएऊ सुंग नगी अपनी बहनों से प्यार करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए, महल की महिला प्रमुख ने सम्मानपूर्वक कहा। ट्रांग लैकयेन ने उसकी ओर देखा। वह जवान थी। हालांकि वह कुछ हद तक सुंदर थी, लेकिन हरम में अन्य लोगों की तुलना में उसने कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा। अभी अभी उसके शब्द जानबूझकर चापलूसी भरे थे, लेकिन साथ ही उनमें एक अवर्णनीय भावना भी थी। नमस्कार, राजकुमारी चिएऊ। उसके कानों के पास एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, जिससे ट्रांग लैकयेन को समझ में आया कि उसकी आंखों के सामने मौजूद प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा। उसने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा नरम थी। माँ प्रतिभाशाली व्यक्ति, माँ ताई रेन ने उन रखैलों की ओर देखा जो ट्रांग लैकयेन को सलाम कर रही थी।
अनिच्छा से झुकीं। जिस क्षण उन्होंने झुकी, उन्हें लगा कि वह सभी दिशाओं से उपहासपूर्ण निगाहों को महसूस कर सकती हैं। उनका दिल और भी असहज महसूस कर रहा था, लेकिन यह सोचकर कि कैसे सिर्फ एक रात में यह महिला उन्हें एक रखैल बनने के लिए रौंद सकती है, उनके पास अपनी नफरत को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, चलो रानी को नमस्कार करते हैं। ट्रांग लेक येन इतनी मूर्ख नहीं थी कि रानी के महल के सामने माताई नहान के साथ परेशानी खड़ी करे। वह चाहती थी कि सम्राट को लगे कि वह एक साधारण और पूर्वानुमानित व्यक्ति है, न कि एक बेतरतीब और मूर्ख व्यक्ति। किसने कहा कि सभी पुरुषों में एक समान बीमारी होती है? यह उम्मीद नहीं कि महिलाएं बहुत चालाक और समझने में कठिन होती हैं, बल्कि यह भी उम्मीद है कि वे बहुत बेकार और अनाड़ी नहीं होती हैं। जब अन्य लोग व्यंग्यात्मक हंसी के साथ गुजरे, तो माँ कैरन अभी भी वहीं खड़ी थी, ठंडी सुबह की हवा को अपने गालों पर मारते हुए। शाही उपपत्नी शू हमेशा जिंगयांग पैलेस में न तो जल्दी आती थी और न ही देर से। उसने महल की एक नौकरानी का हाथ पकड़ा और पालकी से उतर गई। उसकी आंखों के कोने ने माँ कैरन को देखा जो एक कोने में खड़ी थी। उसके मुंह के कोने ने व्यंग्यात्मक वक्र बनाया और माँ कैरन के अभिवादन को अनदेखा करते हुए सीधे मुख्य द्वार की ओर चली गई। मुख्य हॉल में प्रवेश करते हुए उसने शाही उपपत्नी झाओ को देखा जो दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी थी। महारानी को नमस्कार करने के बाद वह बाईं और पहले स्थान पर बैठी, मुस्कुराई और कहा, आज सभी बहनें जल्दी आ गईं। यहाँ बैठे सभी लोग जो शाही कुलीन पत्नी शू के बड़े भाई द्वारा शाही कुलीन पत्नी झाओ के परिवार पर आरोप लगाने की कहानी के बारे में नहीं जानते हैं, आज शाही कुलीन पत्नी शू के शांत रवैये को देखकर यह स्पष्ट है कि वह शाही कुलीन पत्नी झाओ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। ट्रांग लेक येन ने यह दिखावा किया कि उसे नहीं पता कि उसके आसपास के लोग क्या सोच रहे थे। उसने अपनी पलकें नीचे कर ली जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। आखिरकार हरम में लोगों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। मौसम ठंडा हो रहा है, फिर भी तुम बहनें इतनी जल्दी मुझसे मिलने आती हो, तुमने जरूर कड़ी मेहनत की होगी। रानी ने धीरे से कहा, हे यू, गरम चाय परोसो। शाही उपपत्नी शू ने मन ही मन उपहास किया। अगर महारानी को मौज मस्ती करनी थी, तो उसे देखना होगा कि वह अभिनय करना चाहती है या नहीं। उपपत्नी क्या होती है? असली 1000 साल पुरानी लोमड़ी सबसे ऊंचे स्थान पर बैठी थी। परोसी गई चाय झोंगजिंग पैलेस से भेजी गई ताज़ा चाय थी। निचले दर्जे की उपपत्नियों के पास चाय के टुकड़े भी नहीं थे। महारानी मेहमानों को ताज़ा चाय परोस रही थी। क्या वह स्वार्थी उद्देश्यों से काम कर रही थी या उसे वाकई दूसरों की चिंता थी? आपकी यह चाय विशेष रूप से सुगंधित और ताज़ा है। उपपत्नी ने एक घूंट लिया और उत्साह से प्रशंसा की। ट्रांग लेक येन ने धीरे से कप की सतह पर तैरती चाय की पत्तियों पर फूंका। चाय की पत्तियों को तैरते हुए देखा, उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। उपपत्नी हमेशा महारानी के साथ एक ही पक्ष में रही थी। कितनी चिकनी चापलूसी थी। यह चाय कीमती थी लेकिन विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उपपत्नी के महल में कोई नहीं था? आपको हमेशा से चाय पसंद रही है। किसी और दिन हुआ नगोक कुछ चाय लेकर आएगा ताकि आपको पूरे दिन यहाँ चाय पीने से न चूकना पड़े। रानी ने जानबूझकर सबके सामने हियेन फी से अपनी निकटता को नहीं छिपाया, लेकिन अगला वाक्य तुरंत ट्रांग लेक येन की ओर मुड़ गया। इस महल ने सुना कि कल माँ ताई रेन ने चियू सुंग नगी का विरोध किया, इसलिए हमने ट्रुंग तिन्ह महल से कहा कि आधे साल के लिए उसका वेतन काट दिया जाए। आप हमेशा सहिष्णु और उदार रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। यह खुद को नीचा दिखाना है। महारानी ने धीरे से अपने मुंह के कोने को पोंछा और फिर मुस्कुराई। यद्यपि आप सभी यहाँ बैठी बहनें हैं,
फिर भी शिष्टाचार अपरिहार्य है। अधीनस्थ का अपने वरिष्ठ के प्रति अनादर करना, पक्षपात करना और अहंकारी होना, ये सब महल में वर्जित हैं। माँ तीरेन की कल की हरकतें अक्षम्य हैं। आप सभी को यह याद रखना चाहिए। क्या लाड प्यार पाकर आप अहंकारी हो जाते हैं? प्रतिभाशाली व्यक्ति को एहसान कहाँ से मिलता है? वहां बैठी सभी रखैले समझ गईं कि रानी के शब्द माँ ताई नहान के लिए नहीं थे, बल्कि किसी को सुनाने के लिए थे। हालांकि उन्होंने अपने दिल में ऐसा सोचा था, लेकिन सभी ने जल्दी से सहमति व्यक्त की। किसी ने माँ कैरिन की ओर नहीं देखा जो कोने में पीली पड़ गई थी। चांग लेक येन वास्तव में महारानी की दुश्मन बनाने में मदद करने की कार्रवाई पर अपने हाथों से ताली बजाना चाहती थी। सतह पर वह माँ कैरिन के बारे में बात कर रही थी, लेकिन गुप्त रूप से वह उसे बिगड़ैल और अभिमानी होने के लिए आलोचना करना चाहती थी, और सभी को अपने वरिष्ठों के प्रति असम्मानजनक न होने की याद दिलाने की बात सिर्फ इसलिए थी कि हर कोई जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। इस महल में महारानी ही प्रभारी थी। सम्राट और महारानी डोवगर को छोड़कर कोई भी उनसे बड़ा नहीं था। महारानी डोवगर के लिए बिजली गिरने की घटना के बाद उन्होंने शायद ही कभी हरम के मामलों में भाग लिया हो, इसलिए उन्होंने सभी को दैनिक अभिवादन समारोह से छूट दी। ट्रांग लेक येन ने महारानी के महल को छोड़ दिया और आज का काम पूरा हो गया। कल चियो सुंग नगी की छोटी बहन को बहुत कष्ट हुआ। शाही उपपत्नी थुक ने महल की नौकरानी का हाथ पकड़ लिया और धीरे से मुस्कुराई। मेरे पास यहाँ 100 साल पुराना जिनसेंग का पेड़ है। मैं आपके रक्त और ऊर्जा को फिर से भरने के लिए इसे लाने के लिए किसी को भेजूंगी। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, महामहिम। सम्राट और महारानी की देखभाल के कारण मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। ट्रांग लेक येन ने धन्यवाद में सिर झुकाया, लेकिन मन ही मन मुस्कुराई। जितना ज्यादा वह 100 साल पुराना जिनसेंग खाती, उतना ही असहज महसूस करती। सम्राट का प्यार पाना बेशक अच्छी बात है, शाही उपपत्नी थुक ने पालकी पर बैठते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो रात में आतिशबाजी की तरह होते हैं। जब वे खिलते हैं तो वे चमकदार होते हैं, लेकिन जब वे मुरझा जाते हैं तो वे शांत हो जाते हैं और कोई भी ध्यान नहीं देता। क्या शाही उपपत्नी चियू सुंग सही कह रही है? बोलने के बाद उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया। पालकी धीरे धीरे स्थिर हो गई। शाही उपपत्नी शू ने अपनी आंखें बंद कर ली। लोगों की भीड़ को नहीं देखा जो अभी भी उसके पीछे घुटनों के बल बैठी थी। ट्रांग लेक येन ने थिनह ट्रुक का हाथ पकड़ लिया और सीधे खड़ी हो गई। शाही उपपत्नी शू की पालकी की ओर देखते हुए जो धीरे धीरे दूर जा रही थी। शाही उपपत्नी के लिए शानदार और भीड़ भरे औपचारिक राजसी वस्त्रों को देखते हुए उसकी पलकें थोड़ी झुकी हुई थी। थिनह ट्रुक ने चिंतित होकर अपने स्वामी की ओर देखा और उसके मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठते हुए देखा। उसके दिल में अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे ठंडी हवा बह रही हो। ठंड के शुष्क मौसम में कमल के तालाब में केवल सूखी पत्तियां बची थीं। ट्रांग लेक येन झील के किनारे खड़ी थी, पानी में मुरझाए हुए कमल के तने को देख रही थी। वान टिच द्वारा दिए गए लबादे को पहनने से इनकार करते हुए एक पत्थर की बेंच पर बैठ गई। पानी की सतह की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कमल का तालाब गर्मियों में बहुत सुंदर है, लेकिन सर्दियों में यह बिल्कुल ऐसा ही है। यह सुनकर वान टिच मुस्कुराया और कहा, मेरे स्वामी, हालांकि कमल के फूल सभी 4 मौसमों में नहीं खिल सकते हैं, वे वास्तव में पिछले साल की तुलना में हर साल अधिक सुंदर हैं। कल यह नौकर किसी को मुरझाए हुए पत्तों और सूखी शाखाओं को छांटने के लिए बुलाएगा। अगले साल वे निश्चित रूप से इस साल की तुलना में अधिक खूबसूरती से खिलेंगे। यह सही है, जब कमल खिलता है तो वह सुंदर और सुडौल होता है। सौभाग्य से वह कमजोर फूल नहीं है। वह काफी सुंदर है पर बहुत कमजोर भी नहीं है। यह अच्छी बात है।
त्रांग लेकयेन ने मन ही मन आ भरी, महल में कमजोर फूल केवल एक मौसम के लिए ही खिलता है। आपकी उपपत्नी शाही उपपत्नी चिएऊ को नमस्कार करती है। त्रांग लेकयेन ने किसी को अपना अभिवादन करते हुए सुना तो उसने पलटकर एक महिला को देखा जो काफी परिचित लग रही थी। उसकी उम्र उससे अधिक लग रही थी। उसका पहनावा किसी उच्च पदस्थ उपपत्नी जैसा नहीं लग रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा। इस व्यक्ति का जानबूझकर यहाँ आकर उसका अभिवादन करने का क्या मतलब था? मास्टर खोंग, कृपया इतने विनम्र मत बनो। युनशी बहुत समझदार थी। वह और टिंग झू त्रांग लेकयेन के करीबी नौकर थे, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से कोंग ताई रेन को खड़े होने में मदद की ताकि दूसरे पक्ष के लिए त्रांग लेकयेन का सम्मान दिखाया जा सके। जैसे ही युनशी ने बात की, त्रांग लेकयेन को तुरंत याद आ गया कि यह कोंग ताई रेन कौन था। जिस रात तीसरे राजकुमार की मृत्यु हुई, इस कोंग ताई रेन ने आधी रात के लिए दर्द से भीख मांगी, लेकिन अंत में वह तीसरे राजकुमार को आखिरी बार नहीं देख पाई और उसे सम्राट द्वारा 3 घंटे तक घुटने टेकने की सजा भी दी गई। उसे अभी भी वह रात याद है जब वह चली गई थी। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति खोंग की आंखें डरावनी होने के बिंदु तक खाली थी, लेकिन इस समय उसमें अब पहले जैसी पागलपन भरी नजर नहीं थी, बल्कि बहुत कोमल लग रही थी। धन्यवाद राजकुमारी चिएऊ। कोंग ताइरेन सिर्फ 20 की उम्र में थी। आधुनिक समय में वह अपनी युवावस्था के शिखर पर पहुंची होगी। इस युग में वह लगभग शाही उपपत्नी शू की उम्र की रही होगी, लेकिन झुआंग लुओयान सिर्फ एक नज़र में बता सकता था कि इस व्यक्ति की आंखों में रोशनी की एक भी किरण नहीं थी, सिर्फ नीरसता और पीलापन था। कोंग ताइरेन ने खड़े होकर कहा, इस उपपत्नी ने सोचा था कि कोई भी मुरझाए हुए कमल के तालाब को देखने नहीं आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं शाही उपपत्नी झाओ को दृश्यों का आनंद लेने के लिए परेशान करूंगी। मुरझाए हुए कमल की भी अपनी सुंदरता होती है। खोंग ताई नहान एक सुंदर व्यक्ति हैं। यह मैं ही हूँ जिसने उनकी रुचि समाप्त कर दी। उपपत्नी कोंग एक गद्देदार कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें कुछ देर के लिए शाही उपपत्नी झाओ के कोमल मुस्कुराते चेहरे पर टिकी रहीं। महल में इस व्यक्ति को भी एक महान व्यक्ति माना जाता था जिसने स्थिति को बदल दिया। कुछ समय पहले इस व्यक्ति को सम्राट द्वारा उपेक्षित किया गया था और उसने महारानी को भी नाराज कर दिया था। किसने सोचा होगा कि सिर्फ एक रात में उसने फिर से अनुग्रह प्राप्त कर लिया था। अब प्रमुख शाही उपपत्नी यान भी उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने सुना था कि यह उपपत्नी चियू सुंग सुंदर नहीं थी, बल्कि एक घमंडी और जिद्दी व्यक्तित्व वाली थी, जिससे सम्राट नाराज हो गया था। आज ऐसा लग रहा था कि अफवाहें वास्तव में सच नहीं थी। चियू सुंग नगी को एहसास हुआ कि मुरझाए हुए कमल में भी सुंदरता होती है। यह उपपत्नी सोचती है कि चियू सुंग नगी सुंदर और परिष्कृत व्यक्ति है। खोंग ताई नहान की आंखें थोड़ी डगमगाईं। पानी की सतह पर एक सूखे पत्ते पर पड़ी। यह उपपत्नी एक साधारण व्यक्ति है। यह सिर्फ इतना है कि इस उपपत्नी की बड़ी बहन को सुरुचिपूर्ण और शांतिपूर्ण चीजें पसंद है। यह उपपत्नी केवल उसकी ओर से उन्हें देखने आई थी। त्रांग लेकयेन को उम्मीद नहीं थी कि खोंग ताई नहान अचानक अपनी बहन का जिक्र करेगी। वह थोड़ा हैरान हुई और बोली, आप बहनों के बीच की भावनाएं वाकई बहुत गहरी हैं। यह सुनकर उपपत्नी कोंग केवल मुस्कुराई। इस उपपत्नी और इसकी बहन की माँ एक ही है। सम्राट एक राजकुमार था जिसे उसके पिता ने महल में भेजा था। इस उपपत्नी की माँ निम्न कुल की थी और उपपत्नी बन गई थी। सम्राट इस उपपत्नी की बहनों से इतना प्यार करता था कि उसने उसे उपपत्नी के रूप में नियुक्त किया। उसके कारण जब उसकी माँ का निधन हुआ तो वह परिवार की कब्र में प्रवेश करने में सक्षम थी। वह एक पल के लिए रुकी जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो। फिर वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, इस उपपत्नी ने अपना पद खो दिया है।
और फिर भी वह शाही उपपत्नी झाओ के सामने इन चीजों के बारे में बात कर रही है। ट्रांग लेक येन को उस रात उपपत्नी खोंग के प्रति सम्राट के ठंडे रवैये की याद आई और वह इस मुस्कान का मतलब समझ गई। वह भी हल्के से मुस्कुराई, कोई बात नहीं, हम बहनें सिर्फ बातें कर रही हैं, इसमें शक की क्या बात है। उसके सामने खड़ी लड़की गरिमा और उदारता के साथ मुस्कुरा रही थी। उसके अंदर एक अवर्णनीय आकर्षण था। कोंग टेरेन का दिल थोड़ा कांप उठा। इस तरह के व्यवहार के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह सम्राट का पक्ष फिर से हासिल कर सकती थी। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, अचानक कहीं से 3 तालियां बजने लगी। पवित्र क्रॉस? प्रतिभाशाली व्यक्ति चौंक गया, जल्दी से उठ खड़ा हुआ, विनम्रता से घुटनों के बल बैठकर उसका स्वागत किया, यहाँ तक कि अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। कदम धीरे धीरे करीब आते गए। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर उसके बाईं और एक जोड़ी चमकीले पीले जूते आकर रुके। बहुत ठंड है, तुम यहाँ क्यों हो, मेरे प्यारे? अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो क्या होगा? सम्राट की आवाज बेहद कोमल थी, इतनी कोमल कि उपपत्नी खोंग को लगा कि यह अवास्तविक है। यहाँ तक कि जब वह महल में दाखिल हुई और सम्राट का अनुग्रह प्राप्त किया, तब भी उसने कभी सम्राट को उससे बात करने के लिए इस आवाज का उपयोग करते नहीं सुना था। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। क्या महाराज मुझे उन खूबसूरत और कमजोर फूलों की तरह देखते हैं? मेरी प्रिय उपपत्नी का रूप फूल जैसा है, पर वह फूल जैसी नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह पता चला है कि सम्राट कभी कभी बहुत ही सौम्य और दयालु हो सकता है, लेकिन कितने लोग सम्राट से इस तरह बात करने की हिम्मत रखते हैं? क्या यह शाही उपपत्नी चियू वास्तव में भोली है या उसने सम्राट के पक्ष पर भरोसा किया है और भूल गई है कि वह कौन है? क्या तुम्हें कमल पसंद है? मेरे पास कमल के फूलों से बना एक जेड कप है। मैं काऊ डुक ट्रुंग से कहूंगा कि वह इसे तुम्हारे लिए हाय हुआ महल में ले आए, ताकि तुम्हें कमल की इतनी याद न आए कि तुम ठंड में बाहर भाग जाओ और मूर्खतापूर्वक यहाँ बैठकर सूखे पत्तों को देखते रहो। फोंग कैन ने अपने सामने नरम और कोमल हाथ रखे। ठंडी हवा के झोंके ने उसे थोड़ा सा सिकोड़ दिया, लेकिन उसने जाने नहीं दिया। वह बस खोंग ताई नहान की ओर मुड़ा जो एक तरफ खड़ा था, और शांति से कहा, खान, कृपया चले जाओ। यहाँ चियो सुंग नगी की सेवा ही काफी है। मैं विदा लेता हूँ। खोंग ताई नहान ने अपना सिर झुकाया और एक चट्टान के पीछे चलते हुए पीछे हट गई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और पीछे मुड़ी। उस दरार से उसने देखा कि सम्राट, जो हमेशा ऊंचा और शक्तिशाली था, शाही उपपत्नी चियू की आस्तीन से पकड़ा हुआ था। इस हरकत की वजह से सम्राट के मुकुट पर लगे लटकन थोड़े हिल रहे थे। ट्रांग थी लैंग और उसके बीच बचपन का रिश्ता कैसा था? हाय हुआ महल में ट्रांग लेक येन फोंग कैन के सामने बैठी थी। उसके सामने चाय के प्याले से भाप उठ रही थी। ट्रांग लेक येन ने चाय का बर्तन उठाया, प्याला फोंग कैन के सामने भरा, उसे पूछते हुए सुना, बस हल्के से मुस्कुराई, बोली, मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे बहुत लाड प्यार किया है। मेरा बड़ा भाई भी मुझे बहुत प्यार करता है। बचपन से ही वह प्रतिभाशाली, तेज तर्रार, विनम्र और सौम्य थे, लेकिन जब वह महल में थे, तो मेरी वजह से उन्हें कई बार बुरे आदमी की भूमिका निभानी पड़ी। फोंग कैन ने यह सुना और विचारपूर्वक अपना चाय का प्याला उठाया। वह एक अच्छा बड़ा भाई है। उनमें से किसी ने भी मंत्री टो के आरोपों का जिक्र नहीं किया, लेकिन ट्रांग लेक येन को यह बात समझ में आ गई कि सम्राट का ट्रांग परिवार को छूने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार ट्रांग परिवार हमेशा से एक शांतिपूर्ण परिवार रहा था, और ऐसा परिवार था जो सम्राट के लिए कोई खतरा नहीं था। जब सम्राट के पास सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने की क्षमता थी, तो हरम में रखैलों के प्रति उसका रवैया भी ज्यादा सहज होगा। कम से कम
उसे इस बात पर विचार करने की जरूरत नहीं थी कि उसके बगल में सोने वाले व्यक्ति का परिवार एक दिन विद्रोह कर सकता है या नहीं। सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करने के लिए फोंग कैन के पास केवल एक बाधा बची थी। वह था महान त्रियु परिवार। एक कहावत है, 100 पैरों वाला एक सेंटीपीड मरने पर भी नहीं गिरता। हालांकि त्रियु परिवार अब अधिक विनम्र हो गया था, लेकिन उनके पीछे की शक्ति अभी भी बहुत शक्तिशाली थी, जिससे सम्राट सावधान हो गया। जहां तक तो परिवार की बात है, जो ट्रांग परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता था, सम्राट की नजर में यह एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। तो परिवार ने अचानक शाही दरबार में ट्रांग परिवार पर आरोप लगाया। इसका कारण शायद यह था कि ट्रांग लेक येन को हाल ही में तरजीह दी गई थी। शाही दरबार में सत्ता से गिर चुकी उपपत्नी के परिवार का भी उस उपपत्नी के प्रति सम्राट की भावनाओं पर एक निश्चित प्रभाव होगा, इसलिए सु परिवार ने यह अच्छा कदम नहीं उठाया। शायद यह तथ्य कि शाही कुलीन पत्नी शू को घर पर मिलने की अनुमति दी गई थी, उन्हें थोड़ा अहंकारी बनाता था। मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ, ट्रांग लेक येन ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की और अंदर ही अंदर आह भरी। इस शरीर का पिछला मालिक वास्तव में एक अच्छी बहन नहीं थी। उस समय ट्रांग थी लैंग इस बहन ट्रांग लेक येन को महल में प्रवेश नहीं करने देना चाहता था, और उसने अपनी बहन के लिए कुछ अच्छे संबंध भी चुने। दुर्भाग्य से ट्रांग लेक येन ने सम्राट को एक बार देखने के बाद महल में प्रवेश करने पर जोर दिया और कई दिनों तक अपने पिता और बड़े भाई से नाराज और झगड़ा किया। यह कहना पड़ा कि वह एक बिगड़ैल और मूर्ख महिला थी, बिना किसी उत्कृष्ट सुंदरता और बिना किसी चतुर साधन के अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल को बर्बाद कर रही थी और उसे एक नया जीवन पाने का मौका दे रही थी। फोंग कैन ट्रांग लेक येन की बातों को समझ गया। जब उसने उसे एक नया महल दिया, तो उसने पहले ही ट्रांग लेक येन के परिवार की जांच कर ली थी और निश्चित रूप से उसने उसके द्वारा कहे गए शब्दों की सच्चाई की भी जांच की थी। महाराज, दोपहर हो गई है, क्या हमें शाही भोजन का ऑर्डर देना होगा? काओ डुक ट्रुंग ने पास जाकर देखा कि सम्राट का महल में लौटने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उसने खुशखबरी फैलाने से पहले यह सवाल छोड़ दिया कि क्या वह वापस लौटेंगे। आगे बढ़ाओ। फोंग कैन ने अपना सिर घुमाया, आगे बढ़कर ट्रांग लेक येन के हाथ को थपथपाया। मेरी नज़र में मेरी प्यारी उपपत्नी बहुत अच्छी है। महाराज, ट्रांग लेक की आंखें थोड़ी सी बदल गईं, मानो वह अपनी आंखों की गहराई में भावनाओं को छिपाना चाहती थी। सम्राट ने चियू सुंग घी के कारण मां जियू को उपपत्नी के पद पर पदावनत कर दिया था और अगले दिन उन्होंने चियू सुंग घी के साथ दोपहर का भोजन किया और उस रात हाय हुआ पैलेस में भी रुके। महल में सभी उपपत्नी थुक्वीफी को शर्मिंदा देखकर खुश थीं। कौन नहीं जानता कि मंत्री तो ने मंत्री ट्रांग को बदनाम करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। अंत में मंत्री ट्रांग ठीक हो गए और शाही उपपत्नी चियू के प्रति सम्राट का अनुग्रह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। शाही उपपत्नी थुक कई वर्षों से महल की कृपा पात्र थी। जब वह बदनाम हुई तो अन्य उपपत्नियां सभी खुश थीं। सुबह जल्दी उठकर ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर ट्रांग लेक येन ने आलस्य से कुछ गहने निकाले, महल की नौकरानी द्वारा पेश किए गए प्याले को स्वीकार किया, कुछ घूंट लिए, अपने मुंह के कोने को पोंछा और कहा, कमल नक्काशीदार जेड कप मेरे कमरे में रख दो, ध्यान रखना, इसे किसी चीज से टकराने मत देना। सम्राट द्वारा प्रदान की गई वस्तु के रूप में अपेक्षित यह कप पूरी तरह से जेड के टुकड़े से बनाया गया था। नक्काशी अत्यंत नाजुक थी, यहाँ तक कि कमल की कली पर ओस की बूंदें भी बहुत सजीव थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे गिरने वाली हों। मेरे प्रभु, आज सुबह जब पवित्र क्रॉस चला गया तो उसने कहा कि आप अच्छी तरह से आराम करें, हम सेवकों को आपको जगाना नहीं है। थिना ट्रुक ने ट्रांग लेक येन के बालों में कंघी की और मुस्कुराते हुए कहा,
अभी अभी ट्रांग तिन्ह महल से नपुंसक इस साल की नई चाय लेकर आया है और कह रहा है कि महल में अभी बहुत से स्वामी नियुक्त नहीं हुए हैं। हेयरपिन पकड़े ट्रांग लेक येन का हाथ थोड़ा रुका। वहाँ कौन से महल हैं? इस नौकर ने सुना कि रानी माँ और महारानी के अलावा केवल शाही कुलीन पत्नी शू, शाही कुलीन पत्नी नू, शाही कुलीन पत्नी तू और शाही कुलीन पत्नी येन के पास ही ये हैं। इसके अलावा मालिक और शाही कुलीन पत्नी शू के पास सबसे ज्यादा है। थिना ट्रुक ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, वैसे भी यह तब तक ठीक है जब तक ट्रांग टिप डू के पास यह नहीं है। ट्रांग लेक येन ने दोनों कंगन पकड़े और उनकी तुलना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये मामले ट्रुंग तिन पैलेस के हैं। ट्रांग टाइप डू का हमसे क्या लेना देना है? उसे अभी भी याद है कि एक उपपत्नी से पैदा हुई यह बड़ी बहन बूढ़े ट्रांग लेक येन के साथ बिना किसी भावना के व्यवहार करती थी। वह कोई संत नहीं थी और वह नफरत का बदला दया से नहीं चुका सकती थी। यह ट्रांग लेक येन की वजह से भी हो सकता है। उसके पास दुश्मनों को दोस्त बनाने की क्षमता नहीं थी। इसके अलावा ऐसा बहन जैसा रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता था। दरबार में फोंग कैन को खबर मिली कि क्राउन प्रिंस काओ माई क्वोक उसके देश का दौरा करने आए हैं। काओ माई नाममात्र रूप से एक स्वतंत्र देश था, लेकिन वास्तव में यह कू चाओ के अधीन एक राज्य था जिसका नेतृत्व फोंग कैन करता था। 9 प्रांतों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। वे समृद्ध और घनी आबादी वाले हैं, लेकिन एक गरीब अमेरिकी देश की तुलना में यह एक अमीर आदमी और एक भिखारी के समान है। यह अमेरिकी व्यक्ति जब भी मिलने आता है, वह वास्तव में पैसे मांगने आता है। लेकिन हाल के वर्षों में वहाँ के राजकुमारों को कुछ समस्याएं हुई हैं, इसलिए जब से फोंग कैन सिंहासन पर चढ़ा है, यह पहली बार है कि कोई क्राउन प्रिंस कू चाओ आया है। फोंग कैन ने शांति से अधिकारियों को देखा जो इस मुद्दे पर जोर से बहस कर रहे थे कि दूत काओ माई का स्वागत कैसे किया जाए, और ठहाके लगाकर हंसे। महाराज, मेरा मानना है कि हालांकि गांव में ही हमारा उपनिवेश है, लेकिन हम एक बड़े देश हैं, इसलिए हमें निश्चित रूप से उनका औपचारिकता के साथ स्वागत करना चाहिए, ताकि हम उन्हें अपनी कुछ संपत्ति दिखा सकें। फोंग कैन ने बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि यह महारानी के पिता त्रियु डुंग थे। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और आधे मुस्कुराते हुए कहा, यह थुआ एन कांग का दृष्टिकोण है। त्रियु डुंग ने सम्राट के हाव भाव को ध्यान से देखा, लेकिन वह वास्तव में समझ नहीं पाया कि वह क्या सोच रहा था। वह एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, यह सिर्फ मेरी विनम्र राय है। ठीक है, यह तो छोटी सी बात है, इतना बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं है। फोंग कैन ने आलस से अपना मुंह खोला। इस मामले का फैसला संस्कार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और मुझे रिपोर्ट दी जाएगी। अगर और कुछ नहीं हुआ तो अदालत का सत्र स्थगित कर दिया जाएगा। अनुष्ठान मंत्री ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, आखिर सम्राट इसे बड़ा बनाना चाहते थे या सरल? महल में वापस आकर फोंग कैन ने कुछ स्मारकों का निरीक्षण किया और काओ डुक ट्रुंग को बुलाकर पूछा, क्या आज महल में कुछ चल रहा है? महाराज, यह कोई बड़ी बात नहीं है। महारानी ने सिर्फ माताई रेन कार्ड निकालने के लिए कहा था। शाही कुलीन पत्नी शू के महल में 2 चाय के प्याले टूट गए। शाही कुलीन पत्नी यान ने शाही बगीचे में लगभग 1 घंटे तक सैर की। काओ डुक ट्रुंग ने एक क्षण सोचा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कुछ भूला तो नहीं है, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। हाय हुआ पैलेस से कोई समाचार? फोंग कैन खड़ा हुआ, महल की नौकरानी को अपना ड्रैगन बागे उतारने देने के लिए भीतरी कमरे में चला गया, बिना पीछे मुड़े, और पूछा, शीहे पैलेस? काओ देजोंग दंग रह गया। महाराज, इस नौकर ने शीहे पैलेस में होने वाली किसी भी घटना के बारे में नहीं सुना है। ट्रांग चूजी आम तौर पर शाही बगीचे में जाना पसंद नहीं करता है, और नीचे महल की नौकरानियां भी अच्छी तरह से व्यवहार करती हैं। यह होना चाहिए।
यह महसूस करते हुए कि उसने बहुत कुछ कहा था, काओ देजोंग ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। फेंग जिन दिलचस्पी से सुन रहा था, उसे रुकते हुए देखकर उसने पूछा, यह कुछ होना चाहिए? इस नौकर ने नियम तोड़े हैं। हालांकि कुछ महीने पहले ट्रांग मास्टर को तरजीह नहीं दी गई थी और वह सम्राट से मिलने नहीं गया था। कभी-कभी वह शाही बगीचे में चला जाता था। शायद उस समय वह गलती से किसी दूसरे मास्टर से टकरा गया हो, इसलिए अब वह वहां जाना ज्यादा पसंद नहीं करता। सम्राट के साथ सबसे अधिक सहमत होने वाले नपुंसक के रूप में काओ दे झोंग स्वाभाविक रूप से समझते थे कि किसी मामले के बारे में कितना कहना है, ताकि यह पूरा हो सके और अपमानजनक न हो। फेंग जिन ने यह सुना और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। काओ दे झोंग ने इस मामले को खत्म माना। दोपहर के भोजन के बाद जब नपुंसक ने उपपत्नी के टोकन वाली ट्रे पेश की, मैंने सुना है कि ट्रांग टाइप डू और ट्रोंग टाइप डू हाल ही में ठीक नहीं है। फोंग कैन की उंगलियां दोनों कार्डों पर घूमी, उन्हें उठाया और एक तरफ फेंक दिया। अगर ऐसा है तो मुझे अब उन दोनों की जरूरत नहीं है। काओ डुक ट्रुंग ने एक तरफ अकेले पड़े 2 कार्डों पर नजर डाली और स्पष्ट रूप से समझ गया कि जिसने उस समय चियो सुंग नगी के साथ गलत किया था वह माँ टिप डू थी, जिसका कार्ड छीन लिया गया था, और यह ट्रोंग टिप डू जिसने आज चियो सुंग नगी को धमकाया था, वह भी बच नहीं सका। और ट्रांग टिप डू, अगर उसे सही से याद है तो यह ट्रांग टिप डू चियो सुंग नगी की सौतेली बहन थी, लेकिन वह चियो चू तू के बहुत करीब नहीं लगती थी। उस समय कई बार माँ जियू और झांग जियू ने मिलकर चियो सुंग नगी के लिए मुश्किलें खड़ी कीं। ट्रांग जियू हमेशा मौजूद रहा, लेकिन उसने मदद मांगने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। क्या इस बार सम्राट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह विशेष रूप से चियो सुंग नगी पर ध्यान दे रहा था? काओ डुक ट्रुंग इस गुरु के तरीकों से दूसरी बार प्रभावित हुए। महल में दिखावे से ज्यादा तरीके कारगर थे। महाराज, आज महारानी के पास जाओ, फोंग कैन ने विनम्रता से कहा। मास्टर, क्या आपने खबर सुनी है? आज ट्रांग टाइप डू और ट्रोंग टाइप डू के कार्ड सम्राट ने छीन लिए हैं। डिनर से ठीक पहले वैंटिच खुशी खुशी अंदर आया। ऐसा लग रहा था कि वह बाकी 2 लोगों की बदकिस्मती से बेहद उत्साहित था। ट्रांग लैक येन ने भौहें सिकोड़ी, खबर सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। इन दोनों लोगों के कार्ड सम्राट ने खुद खींचे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सम्राट की किसी वर्जना का उल्लंघन किया हो? थिनर ट्रुक ने देखा कि उसके स्वामी ने अभी भी कोई भाव नहीं दिखाया, इसलिए उसने कहा, यदि यह ऐसा कुछ है जो सम्राट ने पहले ही तय कर लिया है, तो हमें ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। सम्राट का अपना निर्णय है। युनशी को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही अभिनय किया है, इसलिए वह जल्दी से फिर से गंभीर हो गई और महल की नौकरानियों को रात का खाना परोसने का संकेत देने के लिए ताली बजाई। झुआंग लोयान ने अपनी कलाई पर जेड ब्रेसलेट को देखा और अपने दिल में एक बार फिर खुद को याद दिलाया कि उसे इस पेशे में प्रवेश करते समय सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा उसे बड़े बॉस सम्राट द्वारा सीमा पर निर्वासित किया जा सकता है। यह एक खेल खेलने जैसा था। अगर कोई खिलाड़ी किसी बड़े राक्षस से लड़ना चाहता है, तो उसे राक्षस के संपर्क में आने से पहले एक खोज को सक्रिय करना होगा। इसलिए यह कहा जाता था कि हर पेशे के अपने अप्रिय हिस्से होते हैं।